आपके राज्य में हर दिन कुछ नया हो रहा है। कौन से नए फैसले ऐसे हो रहे हैं जो आपको प्रभावित करने वाले हैं? क्या बदल रहा है बिहार में? साथ ही साथ इन सभी घटनाओं को जानने के लिए आपको अपडेट रहना होगा। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे, चाहे वो दौड़ आपकी जिंदगी की दौड़ हो, चाहे वो दौड़ आपके परीक्षा की दौड़ हो, क्योंकि मोबाइल को भी कुछ दिनों बाद अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए एक बार फिर से आपको अपडेट करने के लिए बीपीएससी करंट अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ हम फिर शुरू करेंगे अपनी यात्रा, और साथ ही साथ कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होंगे जो स्टैटिक पोर्शन से होंगे, ताकि आपकी तैयारी समग्र रूप से चलती रहे। शुरुआत करते हैं सप्ताह के पहले प्रश्न की। सबसे पहले आपके लिए देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये पहला कथन है। और दूसरा है, कारण के तौर पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सीडैक द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई वोटिंग SEBHR का उपयोग किया है। अब यहां पर इन दोनों कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर विकल्प के लिहाज से अगर बात करें तो देखिए, ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि बिहार वो पहला राज्य बन गया है जिसने कि अपने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग लागू करने वाला पहले राज्य के रूप में अपने आप को इसने स्टेबल किया है। और साथ ही साथ यहां पर सीडैक ने एक ऐप डेवलप किया है, ऐप विकसित किया है। एक अन्य ऐप भारत के जो निर्वाचन आयोग ने उसने भी डेवलप किया है और इनका उपयोग यहां पर किया गया है। तो यहां पर ए पहला आपका विकल्प सही हो गया। अब देखिए, बिहार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू कर दी है। इससे क्या होगा कि डिजिटल वोटिंग पद्धति को शुरू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। किस क्षेत्र में? तो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में। अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी यहां पर सीडैक की सहायता ली है, और सीडैक ने क्या विकसित किया है? मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही साथ एक अन्य एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई वोटिंग SEBHR इसका नाम है। ये आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ई वोटिंग SEBHR, ये नाम आप याद रखेंगे, आपसे आने वाली परीक्षा में आपके सामने ये प्रश्न के रूप में आ सकता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी एक अन्य ऐप डेवलप किया गया है। इसी के सहायता से, इन ऐप की मदद से डिजिटल वोटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ई वोटिंग प्रणाली की अगर बात कर लें तो सबसे पहले अगर देखेंगे वैश्विक रूप से, तो एस्टोनिया वो देश था जिसने 2005 में अपने यहाँ ई वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बना था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में क्या होता है? मतदान केंद्रों पर ई वोटिंग मशीनों या कियोस्क का उपयोग किया जाता है, और बिना इंटरनेट के यहाँ पर जब आप मत देते हैं तो वोट तुरंत आपका रिकॉर्ड भी हो जाता है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ही आपको एक रसीद मिल जाती है। ये पता चल जाता है कि आपने फला व्यक्ति को जो मतदान किया है उसमें ये मतदान आपका सफल रहा। अगला प्रश्न है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 के अनुसार CBG परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति की समय सीमा अब कब तक बढ़ा दी गई है? विकल्प आपके सामने है, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027 या 31 मार्च 2028। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है 31 मार्च 2028। अब देखिए, यहां पर जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी बियडा है, इसने क्या किया है? जो भूमि पट्टे पर जो भूमि पट्टा है उसके लिए जो प्रबंधित औद्योगिक भूमि है उसका 25% हिस्सा CBG इकाइयों को पट्टे पर दिया जा सकता है, ये प्रोविजन कर दिया है। यानी कि अब CBG इकाइयां क्या होती हैं? आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी। तो कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित जो इकाई होगी उसको 25% पहले तो दिया जा सकता है। अब इसके लिए ये पट्टा क्या होगा, किस रेट से मिलेगा? तो 75,000 रुपए प्रति एकड़ वार्षिक की दर पर 30 वर्षों के लिए ये दिया जाएगा। यानी कि CBG इकाइयां जो होंगी, कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां जो होंगी, उसके जो चरण 1 है उसकी मंजूरी की जो अंतिम तिथि उसको भी बढ़ा दिया गया है, और वो बढ़ाते हुए कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2027 तक। साथ ही साथ जो CV परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति है, यानी जो फाइनेंस है, उसकी समय सीमा को भी बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2028 तक। तो याद रखिएगा कि अब बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्रबंधित औद्योगिक भूमि है उसके लिए जो CBG परियोजनाएं हैं उसकी वित्तीय स्वीकृति की अवधि को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। ये इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कितनी लागत से विवाह मंडप बनाए जाएंगे? अब देखिए, विकल्प आपके सामने है, विकल्प को ध्यान से पढ़िए। एक नई योजना है, इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया है
कि जो विवाह वाले मंडप होते हैं, आप अक्सर देखते हैं गाँव में जब शादियां होती हैं तो लोग बारात कहाँ ठहराते हैं, गांव के बाहर अगर कोई प्राइमरी स्कूल है तो वहां ठहराते हैं। ऐसी दिशा में क्या होता है, उस प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती है, वहां गंदगी हो जाती है। तो इस चीज से निपटने के लिए शिक्षण व्यवस्था प्रभावी न हो, जो हमारी बुनियादी शिक्षा है वो मजबूत हो, और साथ साथ विवाह इत्यादि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी कुशलता से संपन्न हो, तो एक नई योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यानी कि इसको बनाने के बारे में सरकार ने इस योजना को ले आई है, ताकि विवाह का मंडप जो है बनाया जाएगा, मैरिज एक हॉल बनाया जाएगा। अब इसके लिए किस स्तर पर बनाया जाएगा और कितनी राशि आवंटित की गई ये आपको बताना है। 25 लाख प्रति पंचायत, 50 लाख प्रति नगर पालिका, 1 करोड़ प्रति जिला, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर ये तीनों ही विकल्प आपके गलत हैं, इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो निर्धारित किया गया है कि ये जो मैरिज हॉल बनाया जाएगा इसमें 50 लाख रुपए प्रति मैरिज हॉल इस पर आवंटित किया जाएगा, और साथ साथ जितनी ग्राम पंचायतें हैं तो पंचायत स्तर पर इसका निर्माण किया जाएगा। और विकल्प में आप देख सकते हैं कि पंचायत स्तर पर कोई भी विकल्प नहीं था, एक था, तो यहाँ पर राशि गलत थी 25 लाख, अगर ये 50 लाख होता तो ये विकल्प आपका सही हो जाता। तो 50 लाख रुपए प्रति पंचायत सरकार इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत खर्च करेगी, और सभी 8053 जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर क्या बनाया जाएगा, मैरिज हॉल बनाया जाएगा। ये निर्णय फिलहाल लिया गया है, और इसमें यह अनुमान किया जा रहा है कि जो खर्च होगा वो 4026 करोड़ रुपए के लगभग अनुमानित खर्च है, और 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और हॉल का संचालन कौन करेगा? तो हॉल का संचालन जो भी विवाह मंडप बनाया जाएगा वो वहां जिस ग्राम पंचायत में बनेगा वो ग्राम पंचायत ही इसके संचालन को करेगी, और ग्राम स्तर की जो संस्थाएं होंगी वो उसको संचालन करने में सहायता करेंगी। तो ये ग्रामीण स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी होती हैं, कोई विवाह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, या ग्रामीण स्तर पर कोई प्रतियोगिता होती, इसमें पुरस्कार वितरण समारोह हो गया, किसी का स्वागत हो गया, या जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो ये अब यहाँ पर संपन्न होंगे। उसके लिए हमारे शिक्षण संस्थाएं जो है वो प्रभावित होने से बचेंगी। तो ये फिलहाल एक पहल है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2025 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 400 से कितनी कर दी है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसको दी जाती है, पहले तो ये जानना जरूरी है, उसके बाद आप राशि बताएंगे। तो इसमें वृद्धि कर दी गई है, ये वृद्धि 400 से बढ़ाकर कर दी गई है, लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है, और 1100 रुपए। तो सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है बेसिकली केंद्रित है किसके लिए, तो जो लोग बूढ़े हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उन व्यक्तियों को हर महीने मिलने वाली एक पेंशन की राशि है जो अब तक 400 रुपए थी, इसको बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जुलाई से 10 तारीख से पहले ये आपके अकाउंट में, इन लोगों के जो भी इस पेंशन के लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो 3 गुना ये बढ़ोतरी हुई है, और सामाजिक कल्याण की दिशा में कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और नई पेंशन की दर जुलाई 2025 से लागू होगी, और महीने की 10 तारीख को सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। किसके खातों में? जो लोग वृद्ध हैं, जो महिलाएं, जो लोग विधवा हैं, और जो दिव्यांग हैं, उनके खातों में भेजा जाएगा। और इससे ये कहा जा रहा है कि 1.09 करोड़ से अधिक लाभार्थी जो है लाभान्वित होंगे, और बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे दिशा में ये कहा जा रहा है कि ये सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कि वृद्ध, विधवाएं और दिव्यांग लोगों के लिए एक राहतकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अगला है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम को भी डेवलप किया जा रहा है। किस शहर की तर्ज पर इसका विकास किया जा रहा है? तो अगर आप जानते होंगे पुनौरा धाम का संबंध किससे है तो आप इसको सही बता लेंगे। बेसिकली वृंदावन, गया, अयोध्या या वाराणसी। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प अयोध्या की तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि पुनौरा ग्राम जो है, पुनौरा धाम जो है, इसका संबंध किससे है? बेसिकली इसका संबंध है माता सीता से, माता जानकी से। ये कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां पर जो राजा जनक थे वो उनके हल से माता सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई थी। आप जानते हैं कि माता सीता को इसीलिए भूमिजा भी कहा जाता है, भूमि से उत्पन्न होने की वजह से। तो फिलहाल यही वो जगह माना जाता है, और इसी आस्था का परिणाम यह है कि पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में जिसकी स्थिति है, वहां पर माता जानकी का यानी सीता जी का जन्मस्थली है। अतः यहाँ पर एक जो अयोध्या में जैसे भगवान राम का परिसर डेवलप हुआ है, मंदिर वहां पर स्थापित हुआ है, उसी तरह यहाँ भी किया जाएगा। और पुनौरा धाम को अयोध्या की ही तर्ज पर एक भव्य धार्मिक केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जाएगा, जो कि धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी इसकी मान्यता बढ़ेगी। और बिहार के धार्मिक पर्यटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर नई पहचान मिलेगी तो लोग यहाँ की यात्रा भी करेंगे। तो 22 जून 2025 को
मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया है, सोशल मीडिया पर एक भव्य जानकी मंदिर का डिजाइन भी पब्लिक किया गया है, उसको भी सार्वजनिक किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का भी गठन किया गया है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इसमें 120 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृत भी है और 72 करोड़ रुपया मंदिर के विकास के लिए आवंटित और साथ साथ 50.5 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं और यही वो मॉडल है जिसको कि पब्लिक किया गया, जिसको कि शेयर किया गया। ऐसे ही विकसित करने की योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगला है, वज्जियों का गणराज्य मगध के किस दिशा में स्थित था, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व। तो आप जानते हैं कि षोडश महाजनपद जो थे उसमें से ही ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो वज्जियों का गणराज्य था षोडश महाजनपद के समय, जिसमें मगध एक महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और उसी के किस दिशा में गणराज्य भी थे उस समय थे। कितने गणराज्य थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। अब बताइए, उसी में से जो वज्जी गणराज्य था, यह भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य है, वो पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य के किस दिशा में स्थित था, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्व में। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है कि ये स्थित है, आपको सबसे पहले आप मैप में देखिए, उत्तर में स्थित है, क्योंकि मगध जो है यहाँ पर स्थित है और वज्जियों का जो गणराज्य था उसी में एक महत्वपूर्ण था, इसमें कई वंश थे, उसी में एक था वैशाली। देख रहे हैं ये जगह, तो वैशाली जो है कौशल, इसके बगल में, मगध के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में काशी भी आपको दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ पर कौशल है, चेदी है, ठीक है, अवंती है, तो ये सूरसेन है, कुरु है, तो ये सब क्या थे, महाजनपद थे, वत्स है, ठीक है। इन महाजनपदों में ही जो मगध था वो बहुत शक्तिशाली था और मगध के उत्तर में ही बिहार के गया और पटना क्षेत्र मगध के अंतर्गत ही आते हैं और ये सबसे शक्तिशाली था। तो मगध के उत्तर में वज्जियों का गणराज्य था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 8 वंश थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी थे और लिच्छवियों की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो वैशाली की स्थिति यहाँ है, तो फिलहाल इसका जवाब क्या होगा, उत्तर में, यानी कि ए विकल्प आपका सही होगा। मगध के पश्चिम में क्या था, तो काशी राज्य था, याद रखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये काशी है। इसके पश्चिम में चूंकि मगध का विस्तार इस तरह से था तो यहाँ पर काशी था, पश्चिम दिशा में है। साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। कौशल ने बाद में काशी पर कब्जा कर लिया था। तो यह षोडश महाजनपद से तो प्रश्न आपसे पूछते ही पूछते हैं। विशेष तौर पर जो महाजनपद आपके मगध या बिहार क्षेत्र में जो महाजनपद जिनका संबंध रहा है उनके विषय में आप जरूर देख लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प आपके सामने है, गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात, विकल्प बी मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात, विकल्प सी किशनगंज न्यूनतम लिंगानुपात और वैशाली न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। देखिए यहाँ पर अगर गलत विकल्प की बात करें तो देखिए सी विकल्प पर विचार करिए, तो किशनगंज में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, ये विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए किशनगंज में जो लिंगानुपात की अगर आप जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किशनगंज आपको दिखाई दे रहा होगा, 971 यहाँ का शिशु लिंगानुपात है और ये सबसे कम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से ये विकल्प आपका सी वाला जो था गलत था। इसके अलावा शिशु लिंगानुपात माने 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अगर बात करेंगे तो 935 है बिहार का, याद रखिएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वैशाली है, जहां पर 904 है, न कि आपका किशनगंज। किशनगंज क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहां पर है, तो गोपालगंज है 1021। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर 876। ये भी आप याद रखेंगे। तो जनगणना से भी एक सवाल पूछता ही है, तो जनगणना को आप कभी भी इग्नोर मत करिए, हमेशा उसको देखते चलिए। अंत में अभ्यास प्रश्न पर चलने से पहले आपके लिए सूचना है कि स्टेट पीसीएस से संबंधित जो हमारा जीएस फाउंडेशन बैच होता है, आरएस की बात कर लें तो जयपुर शाखा में 26 जून सुबह 11 बजे से नए बैच का शुभारंभ हो रहा है। और वहीं पर यूपी पीसीएस का जो हमारी प्रयागराज शाखा है 21 जुलाई सुबह 11:30 बजे से। वहीं पर लखनऊ शाखा की अगर बात करें, यूपी पीसीएस लखनऊ ब्रांच में 26 जून से अंग्रेजी माध्यम का बैच जो है वो शुरू हो रहा है। यूपी पीसीएस में लखनऊ शाखा में हिंदी मीडियम में और एमपी पीसीएस इंदौर शाखा में एडमिशन प्रारंभ है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके और विस्तार से आप जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी है और अभ्यास प्रश्न का जिम्मा आप पर छोड़ते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। मगध के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित था, विकल्प आपके सामने है, वज्जी, कौशल, काशी या अवंती। तो इसका सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।